कैसे भी सब लोग, मैं हरिंद्र भट्टी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हाँ जी बच्चा पार्टी। तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे शायद ऐसे हैं जो पहले से मुझे जानते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो शायद ना जानते हो। तो उनके लिए मैं बता देता हूं, मेरा नाम है हरिंद्र भाटी और मैं आपको इस बैच में पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है भैया, तो आप सभी का स्वागत है बच्चे मेरे भाई। तो यहां पर आज हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, आपसे यहां पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी चैट है इसे मैं गोपनीय कर देता हूं, ताकि आप जो है मतलब आपका मैसेज मुझे तो दिखेगा लेकिन आपस में एक दूसरे का मैसेज आप यहां पर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी चैट को मैं गोपनीय कर देता हूं ताकि आप यहां पर पढ़ाई पर अच्छे से फोकस मेरे भाई आप लोग यहां पर कर पाए। ठीक है भैया, तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आज यहां पर हम जो बात करेंगे किसके बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में आपसे यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है भैया, किसके बारे में मेरे भाई, इंडियन पॉलिटी आज यहां से हम पढ़ने वाले हैं, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था मेरे बच्चे यहां से हम पढ़ने वाले हैं। और जब भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के लेकर आपसे बात करूंगा, है ना। सब ये सामान्य परिचय को लेकर आपसे बात करूंगा कि पॉलिटी या भारतीय संविधान ये चीजें आई कहां से, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, इन सब चीजों के बारे में आपसे यहां पर मैं बातचीत करने वाला हूं बच्चे। ठीक है भैया, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि शुरुआत में ऐसा पॉलिटी जैसा कोई सब्जेक्ट एकदम से पैदा हो नहीं गया, कहीं से तो बना होगा। तो मैं आपको एकदम आदिम अवस्था की बात करता हूं बच्चे। अगर एंशिएंट टाइम में आपको देखो पूरा फोकस करके यहां पर सुनना पड़ेगा चीजों को ना। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, सबसे पहले इस बात को समझिए, जो एंशिएंट टाइम रहा है ना, आपको 10 मिनट फोकस करके पहले सुनना पड़ेगा, आपको चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, ये जो आदिम अवस्था रही मानव की, जो आदिम अवस्था रही है मानव की, जो आदिम अवस्था रही है मेरे भैया, मानव की जो आदिम अवस्था रही है, इस अवस्था को लेकर अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो इस समय पर मानव का जो मुख्य काम था वो था शिकार करना। इसका जो मुख्य काम था, इसका जो मुख्य काम था बच्चे, मुख्य काम क्या था, एक तरीके से मुख्य काम था आपका एक तरीके से शिकार करना था ना। मुख्य काम क्या था, तो सिंपल इतना था भैया, रोजाना शिकार करना है, रोजाना आपका क्या करना है, खाना है, यही मुख्य काम हुआ करता था। उसमें ऐसी कोई पॉलिटी राज व्यवस्था जैसी चीजें तो रही नहीं होंगी। ठीक है, अब यहां पर धीरे धीरे बच्चे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये आदि मानव अवस्था में था, आदि मानव अवस्था में था, तो इसमें यहां पर अब आगे चलकर धीरे धीरे क्या हुआ, ये कबीलों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। यहां पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, कबीलों का निर्माण आपका यहां पर स्टार्ट हुआ भैया। कबीलों का निर्माण, भाई पहले कुछ ही लोग रहा करते थे, अब एक ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया, कबीलों का निर्माण स्टार्ट हो गया। जब कबीले बने तो एक ग्रुप बन गया, और ऐसे में अब कामों का बंटवारा करना शुरू कर दिया कि भाई ये काम करो, ये काम आप कर लो, ये काम मैं कर लेता हूं, ये काम कोई और कर लेता है। तो कुल मिला के मेरे बच्चे यहां से डिवीजन ऑफ वर्क आपका स्टार्ट हो गया। यहां से बच्चे क्या किया गया, डिवीजन ऑफ वर्क आपका यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब कार्य का विभाजन स्टार्ट हो गया कि भाई काम जो है बांट लेते हैं, जैसे घर में बांट लेते हैं ना, कि जो कई सारे 4 भाई बहन हो जाते हैं तो बांट लेते हैं। 2-3 बहनें होती हैं कि बेटा बहनें काम करते, दीदी तू एक काम कर, आटा गूंथ दे, मैं सब्जी छोंक देती हूं, है ना, और मैं जो है सब्जी काट देती हूं। इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उस समय पर हमने कार्यों का यहां पर बंटवारा शुरू किया। अब यहां पर काम क्या थे, एक तो था शिकार करना, काम हुआ करता था, एक तो शिकार करना, अभी आऊंगा मैं आगे चलकर, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्या आपको बताना क्या चाह रहा हूं। शिकार करना एक काम हुआ करता था, एक काम होता था खाना पकाना, एक काम होता था खाना पकाना, और तीसरा काम आपका यहां पर निकल कर आया सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का कहेंगे गुरुजी कैसी सिक्योरिटी, कैसी सिक्योरिटी, है ना। हाँ भैया, ये लाठी चार्ज बैच है बिल्कुल। तो मैंने आपसे यहां पर कहा बच्चे, कुछ लोग ऐसे जो ग्रुप में कहा भी कुछ लोग आप शिकार करने जाओ। ठीक है, बोले चलो भाई काम करते हैं, आप खाना पकाने का काम करो। ठीक है, जब तक शिकार करके आएंगे खाना तैयार मिलना चाहिए, तो इस तरीके से करके। और कुछ लोगों की रात को ड्यूटी लगा दी कि भाई रात को हम आराम से सोएंगे क्योंकि अगले दिन शिकार पे जाना है, और आप हमारी सिक्योरिटी का काम करेंगे। सिक्योरिटी किससे, तो जंगली जानवर वगैरह से, है ना, जंगली जानवर वगैरह से सिक्योरिटी करने का काम किसका हो गया, तो ये आपका यहां पर हो गया। क्लियर, इस तरीके से मेरे भाई काम आपकी डिवाइड कर लिया हमने। सुरक्षा किससे, आप कहते हैं जंगली जानवरों से, है ना, ये भी बात याद रखना मेरे भाई, किससे, जंगली जानवरों से सुरक्षा की बात चल रही, जंगली जानवरों से। बिल्कुल भैया, ये लाठी चार्ज बैच है, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से आप सुनिए पहले आराम से। ठीक है, तो इतनी बातें बता दी। अब मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, अब धीरे धीरे मैंने कहा शुरुआत में तो कुछ लोग थे, अब कबीले बने। अब इसके बाद कबीलों की संख्या बढ़ने लगी, है ना, कबीले बड़े बड़े एक तरीके से, है ना, एक तरीके से बड़े बड़े होने लगे, है ना, एक तरीके से कबीले बड़े होने लगे। तो स्टेट यहां पर है ना, एक तरीके से याद रखेंगे आप, यहां पर अस्तित्व में आया, कबीले बड़े होने लगे, है ना, बड़े होने लगे, बड़े होने लगे। तो यहां पर स्टेट या राज्य अस्तित्व में आया, राज्य अस्तित्व में आया। अब जो राज्य जैसी जो संस्था है ना, वो आपके यहां पर बनने लगी। अब राज्य जैसी संस्था आपकी बनने लगी। पहले कहा शुरुआत में केवल 1-2 कुछ व्यक्ति हुआ करते थे, फिर कबीले बने, धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे जो है संख्या कबीलों की बड़ी होगी, और यहां पर राज्य जैसी चीज अस्तित्व में आ गई, है ना, राज्य जैसी चीज आपके अस्तित्व में आ गई। जब यहां पर संख्या ज्यादा बड़ी बन गई, राज्य जैसी संस्था बन गई, अब है ना, राज्य जैसी चीज आपकी बन गई। अब यहां पर राज्य को चलाने के लिए कुछ रूल की जरूरत महसूस हुई कि राज्य को चलाएं कैसे, कैसे चलाएं इस राज्य को। तो इस राज्य को चलाने के लिए जब राज्य जैसी संस्था बन गई, तो यहां पर कुछ रूल्स की जरूरत महसूस हुई, है ना, कुछ रूल्स की जरूरत आपकी यहां पर महसूस हुई मेरे भाई, जरूरत महसूस हुई, है ना, जरूरत महसूस हुई कि भैया कुछ रूल्स की जरूरत महसूस हुई। क्यों,
क्योंकि हो सकता है कि भैया काम सौंपा गया हो, है ना, काम सौंपा गया खाना बनाने का, उसने खाना बनाया ही नहीं। सिक्योरिटी का काम सौंपा गया तो सो गया, जंगली जानवर किसी पर आक्रमण कर गया, इस तरीके से करके अब यहां पर अब रूल, दो तीन चीजें आपकी यहां पर बाधाएं आएंगी कि रूल बनाने के लिए। सबसे पहली बात, भाई रूल कौन बनाएगा? एक समस्या तो यह है कि रूल कौन बनाएगा, रूल कौन बनाएगा? एक बात तो आपकी मन मस्तिष्क में यह चलनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि रूल होंगे क्या, रूल्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, एक बात आपको यह समझना है कि रूल्स होंगे क्या भैया। और तीसरी चीज यहां पर क्या है कि भाई रूल्स तोड़ने पर क्या होगा, है ना। इस संविधान के बनने की शुरुआत के दौर की बता रहा हूं मैं बात। रूल्स तोड़ने पर, रूल्स तोड़ने पर क्या होगा ना, तोड़ने पर क्या होगा यह आपको समझना है ना। लैपटॉप में क्लास भाई टेक्निकल टीम आपको बता पाएगी, मेरे भाई टेक्निकल टीम आपको बता पाएगी। तो रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स क्या होंगे, है ना, और रूल्स तोड़ने पर क्या होगा। तीन समस्या आपके सामने आई। इस समस्या का निपटारा आगे चलकर आपको समझ में आएगा। रूल्स कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी, है ना, कौन बनाएगी, सरकार या संसद, आप कह सकते हैं सरकार जैसी कोई बॉडी होगी। रूल्स क्या होंगे, इसके लिए आपको पता है आगे चलकर संविधान जैसी संस्था, है ना, संविधान जैसी चीज सामने आएगी। और बच्चे इसके रूल्स तोड़ने पर क्या होगा, इसके लिए न्यायपालिका जैसी चीज भविष्य में आगे आएगी, आपको आगे चलकर ये बताऊंगा, आगे चलकर आपको ये बात बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि पॉलिटी की, राज व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई, मैंने आपको वो क्रम बताया पहले। अब आ जाते हैं मूल बात पे। सर क्लास रिकॉर्डेड है? नहीं भैया मेरे भाई, लाइव क्लास है, बस आप एक दूसरे के कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। ऐसा मैंने सिस्टम इसमें किया हुआ है ताकि आप पढ़ाई पर फोकस कर पाए, ठीक है। तो अब मैं आपसे यहां पर बात करूंगा बच्चे, एक शब्द है आपका पॉलिटी। अब आ जाते हैं पॉलिटी शब्द पे। पॉलिटी शब्द पे जब हम यहां पर आएंगे तो आपको ये समझना है, जो पॉलिटी शब्द है, दरअसल दो शब्दों को समझना पड़ेगा आपको। इसे समझने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया, इसको नोट करना, यहां से आप लोग नोट करना, यहां से आप लोग नोट करना, ठीक है, यहां से आपको नोट करना है मेरे भाई। तो मैं आपको कहूंगा कि दो शब्दों को लेकर समझना पड़ेगा। एक शब्द है मेरे भाई जो आपको जानते होंगे, पोली। पोली शब्द एक आपको समझना पड़ेगा, है ना। और दूसरा शब्द समझना पड़ेगा बच्चे, सिस्टम। दूसरा शब्द आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। दूसरा शब्द आपको यहां पर सिस्टम शब्द आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई पोली शब्द जो है, इसी यही मूल शब्द आपका ये पोली है। अभी अगर आपसे चर्चा करूं बच्चे, ग्रीक वर्ड को लेकर आपसे बात करूं, इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है, इस पोली शब्द का जो अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है बच्चे आपका कौन सा, इस शब्द का मतलब है स्टेट। इस शब्द का मतलब क्या है, स्टेट। ये पोली शब्द, स्टेट की जो व्यवस्था है वही तो राज व्यवस्था है। किसी स्टेट का जो सिस्टम है वही तो राज व्यवस्था होती है ना। समझे मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं दोस्त, है ना, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, तो अब आपको एक बात समझनी है कि एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या होंगे बच्चे। तो राज्य तो बन गया, राज्य तो बन गया, है ना, राज्य तो बन गया। अब इस, क्योंकि राज्य तो मैंने बता दिया था, राज्य कैसे बना, इस तरीके से करके धीरे धीरे राज्य बने थे, वो तो मैंने बताया। अब एलिमेंट ऑफ स्टेट, किसी को राज्य कब कहेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या क्या होंगे, मतलब किसी को आप राज्य कब कहेंगे। क्या बच्चे एग्जामपुर को राज्य कह सकते हैं, क्या एग्जामपुर को राज्य कह सकते हैं, क्या आपके गांव को राज्य कह सकते हैं, किसे कहेंगे राज्य। और दूसरी बात, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटी पढ़ने के दौरान आपको राज्य का मतलब ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अभी नहीं समझना है, जब उनकी बात करेंगे तब अलग है। यहां पर जो राज्य शब्द का मतलब है वो क्या है, वो आपको पता चलेगा कि राज्य शब्द का मतलब आपका यहां पर क्या है। इस राज्य शब्द के मतलब को समझने के दौरान मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, इस राज्य शब्द में क्या क्या चीजें आपके शामिल है। सबसे पहले भाई, किसी भी चीज को राज्य कहने के लिए जरूरी है बच्चे आपका भूमि का होना, लैंड या भूमि का होना आपका यहां पर जरूरी है। राज्य कहलाने के लिए बच्चे आपके यहां पर पॉपुलेशन होना चाहिए। राज्य मतलब केवल जमीन के टुकड़े को राज्य तो नहीं कह सकते भाई, राज्य का मतलब वहां पर जनसंख्या भी तो होनी चाहिए, वहां पर पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए। तो यहां पर आपको यह बात समझनी है बच्चे कि यहां पर क्या होनी चाहिए भैया, यहां पर आपका पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब यहां पर आपका क्या होना चाहिए, जनसंख्या का होना आपका यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जहां पर कोई भूमि हो, कोई जनसंख्या वहां पर निवास करती हो, और ये जनसंख्या ऐसे नहीं कोई इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, वो वाला नहीं। मतलब यहां पर एक प्रॉपर कोई सरकार होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे, कोई गवर्नमेंट होना चाहिए, या यूं कह सकते बच्चे कोई सरकार होनी चाहिए। मतलब मैंने आपसे कहा कि भूमि होगी, जनसंख्या होगी, और आपका वहां पर सरकार भी होगी। उस सरकार भी किसी की गुलाम ना हो, इस बात को भी समझना है। सरकार ऐसा ना हो कि किसी की गुलाम हो, मेरे कहने पे सरकार काम करती हो, किसी दूसरे के कहने पे सरकार काम करती हो, तो ये सरकार ऐसी ना हो। ये सरकार कैसी होनी चाहिए, सोवरन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, सोवरन होनी चाहिए, या जैसे आप कह सकते हैं संप्रभु होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे भाई, संप्रभु होनी चाहिए। मतलब राज्य किसे बोलेंगे, जहां पर कोई भूमि हो, वहां पर जनसंख्या निवास करती हो, वहां पर कोई सरकार हो, और सरकार सोवरन हो, सोवरन मतलब संप्रभु हो, इसका मतलब वो स्वतंत्र हो निर्णय लेने के लिए, वो किसी के दबाव में काम ना करती हो। तो ये आपका राज्य क्या हुआ, ये तो मैंने बता दिया कि ये सारी चीजें होंगी, तब किसको, किसी चीज, किसी जगह को, किसी क्षेत्र को राज्य कहेंगे। सर जी बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाए, हाँ भैया बिल्कुल ऐसे बनाने दोस्त, है ना। किस बैच की क्लास चल रही भैया, कमाल की बात कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता किस बैच की क्लास चल रही है भाई, लाठीचार्ज बैच की क्लास चल रही है, आपको यही नहीं पता किस बैच की क्लास चल रही, कमाल के व्यक्ति हैं आप, है ना। चलिए
कमाल के व्यक्ति मित्र आप। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया। सिस्टम का मतलब क्या है? इसी राज्य को चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसी को राज व्यवस्था बोलते हैं। सिस्टम मतलब एक तरीके से रूल्स कह सकते हैं। सिस्टम मतलब एक तरीके से रूल्स कह सकते हैं, है ना? या आप इसी को कह सकते हैं रूल्स या लॉज आप कह सकते हैं, लॉज आप कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं। और इसी चीज को अगर मैं और विस्तार से आपको समझाऊं तो एक बात समझिए, इन्हीं कानूनों की अगर किताब लिख दी जाए तो जो बुक ऑफ लॉज है, बुक ऑफ लॉज, इन्हीं कानूनों की जो किताब है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसी को तो बच्चे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आप यहां पर कहते हैं, उसी को तो संविधान कहा जाता है। तो इसका मतलब अब आपको पढ़ना क्या है? मतलब अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, ये राज्य, उस राज्य को चलाने के लिए जो संविधान है उसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी को बोलते हैं पॉलिटी, ठीक है? इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे पॉलिटी, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा राज्य, पहले राज्य बताया क्या होता है। इस राज्य को चलाने के लिए जो सिस्टम पार देने वाला नहीं, सिस्टम पार देने वाला नहीं, तो सिस्टम या रूल और इसी के रूलों की जो किताब है वो संविधान। तो ये हम पढ़ने वाले, राज्य और इसका संविधान, राज्य या इसे चलाने के लिए सिस्टम, राज्य या इसकी व्यवस्था, तो यही हम पॉलिटी में पढ़ने वाले, ठीक है? यही हम पॉलिटी में पढ़ने वाले, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी सरकार की बात कर लेता हूं, फिर हम संविधान की बात करेंगे। अगर आपने इतना लिख लिया बच्चे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ठीक है भैया? हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गंगोत्री बैच, हाँ भैया गंगोत्री बैच की भी क्लास है। गंगोत्री और लाठीचार्ज दोनों बैच की क्लास चल रही है। गंगोत्री और लाठीचार्ज दोनों बैच की क्लास इसी में चल रही है। गंगोत्री और लाठीचार्ज दोनों की क्लास चल रही है भैया। गंगोत्री और लाठीचार्ज दोनों की क्लास चल रही है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अब मैं आपको ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करूंगा भैया। अब अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं दोस्त, अब अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की आपसे यहां पर चर्चा करूंगा। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है ना, सरकार के अंग आप कह सकते हैं, हिंदी में सरकार के अंग कह सकते हैं भैया। सरकार के अंग को लेकर बात करूंगा, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, अब पहले मैं उस पर बात करूंगा। देखो जैसे मेरे भाई क्या होता है ना, हमारी बॉडी के बहुत सारे अंग होते हैं, हमारे शरीर के कई सारे अंग हैं जिसके अलग अलग काम है ना। हमारे मतलब हाथ का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, कानों का अलग काम है, तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं। वैसे ही हमारी सरकार के भी कई सारे ऑर्गन है, कई सारे अंग हैं, उनका अलग अलग काम है, ठीक है? एक तरीके से आप इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं शक्ति का पृथक्करण भी कह सकते हैं। तो इस सरकार के कौन कौन से तीन मुख्यतः अंग आपको यहां पर देखने होंगे, तीन मुख्यतः अंग आपको देखने पड़ेंगे। कौन कौन से तीन अंग देखने भैया? एक तो इसका सरकार का जो एक ऑर्गन कहलाता है, जिसे बोलते हैं बच्चे कौन सा, विधायिका या लेजिस्लेटिव कह सकते हैं भैया। इसे आप बोलते हैं मेरे भाई कौन सा, लेजिस्लेटिव आप इसे कह सकते हैं भैया, लेजिस्लेटिव, या इसी को आप बोल सकते हैं भैया कौन सा, विधायिका आप इसे कह सकते हैं कौन सा, विधायिका। एक अंग है बच्चे कौन सा, विधायिका, ठीक है? एक अंग मेरे भाई कौन सा होगा, विधायिका हो गया, एक विधायिका अंग है। एक बच्चे इसका जो अंग है जिसे आप बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्या बोलते हैं बच्चे इसे, एग्जीक्यूटिव आप इसे कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं भैया कौन सा, कार्यपालिका कह सकते हैं। एक अंग इसका कार्यपालिका है। कौन सा अंग क्या काम करता है ये भी आपको बताऊंगा अभी, है ना? और एक अंग बच्चे इसका कौन सा, एक अंग इसका जुडिशरी हो जाता है। एक अंग इसका बचिया कौन सा, एक अंग इसका मेरे भाई कौन सा, जुडिशरी आप इसे कह सकते हैं, जुडिशरी, या इसे आप कह सकते हैं भैया कौन सा, न्यायपालिका मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, न्यायपालिका। तो कुल मिला के मेरे भाई अगर मेरे बच्चे मैं आपसे यहां पर बात करूं तो मैंने कहा हमारे शरीर के जैसे विभिन्न अंग हैं, उनके अलग अलग काम हैं, वैसे ही हमारे सरकार के ये कुछ अंग हैं जिनके अलग अलग काम आपको देखने को मिलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर सिलेबस बता दीजिए। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप बैच खरीदने के बाद ऐसे छोड़ देते हो क्या, एक बार आकर देखते नहीं हो? भाई आपके बैच में ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन की वीडियो जा चुकी है, आपके बैच में ऑलरेडी पड़ी होगी वीडियो वो, ठीक है? तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं इस विधायिका के बारे में बात करूं दोस्त, तो विधायिका का काम किसके द्वारा किया जाता है? अगर विधायिका का काम क्या है बच्चे, इस विधायिका का काम है विधि निर्माण। इस विधायिका का काम क्या होता है, इसका काम होता है विधि निर्माण करना, ठीक है? जैसे बच्चे अलग अलग बॉडी पार्ट का काम क्या होता है, विधि निर्माण विधायिका का काम होता है, और विधि निर्माण विधायिका का काम है। और यहां पर कार्यपालिका का काम क्या बच्चे, कानूनों को लागू करवाना। कार्यपालिका का काम क्या है, इसका काम है कानूनों को लागू करवाना, कानूनों को लागू करवाना बच्चे इसका काम है ना, लागू करवाना मेरे भाई इसका काम है, ये भी आपको समझना है। और न्यायपालिका का काम है गलत सही का निर्धारण करना, गलत सही का निर्धारण करना मेरे भाई इसका काम है ना, गलत सही का निर्धारण करना इसका काम है। समझे बच्चे? तो आज बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो कई बार आप जो तैयारी तो करते हैं, पढ़ते तो हैं, ठीक है, पढ़ते तो हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे चर्चा करनी भूल जाते हैं। अक्सर हम सीधे संविधान, प्रस्तावना ये सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो हम कई बार नहीं पढ़ पाते। तो आज मैं वो जड़, वो मूल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर सबसे पहले बात करूं तो जो विधि निर्माण का काम किया जाता है,
मेरे बच्चे, जो विधि निर्माण का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है वो आपको देखना है। किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर विधि निर्माण को, है ना, विधि निर्माण का काम करने वाली जो संस्था है उसे बोलते हैं बच्चे संसद, आपका यहां पर कहा जाता है, संसद आपका कहा जाता है। जबकि इस कार्यपालिका के संदर्भ में अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं, इस कार्यपालिका के संदर्भ में आपसे चर्चा करूं तो कार्यपालिका को दो पार्ट में आप तोड़ते हैं, दो पार्ट में आप तोड़ते हैं। एक होती स्थायी कार्यपालिका, एक होती है बच्चे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका कह सकते हैं। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका या परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप इसे कह सकते हैं। और एक होता है बच्चे कौन सा? अस्थायी कार्यपालिका। क्या बोलते हैं भैया? इसे आप बोलते हैं मेरे भाई अस्थायी कार्यपालिका, इसे कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका, आप इसे कह सकते हैं, मतलब नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप इसे कह सकते हैं। स्थायी कार्यपालिका और दूसरा आपका अस्थायी कार्यपालिका। दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव या दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, इस बारे में आपको पता हो। समझे बच्चे? बहुत बढ़िया। और यहां पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं दोस्त, और विस्तार से अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आपको मैं इसका एक तरीके से सुपर रिवीजन भी कराऊंगा। संसद के अंदर दो बॉडी आपको देखनी है, एक आपको राज्यसभा देखनी है, एक आपको राज्यसभा होती है संसद के अंदर, और एक आपकी होती है लोकसभा। एक होती है मेरे भाई कौन सा? लोकसभा। दो बॉडी आपकी संसद में, दो सदन होते हैं। स्थायी कार्यपालिका की बात करेंगे तो यह होता है आपका अधिकारी तंत्र। स्थायी कार्यपालिका किसे कहा जाता है? जो आपका अधिकारी तंत्र होता है, जो आपका मेरे भाई क्या होता है? अधिकारी तंत्र, आप इसे कह सकते हैं अधिकारी तंत्र वगैरह, ठीक है। अधिकारी तंत्र मतलब इसमें आपकी क्या क्या चीज आती है? इसमें आपका आईएएस वगैरह आते हैं, इसमें आपका आईपीएस वगैरह आते हैं, इसमें एटसेट्रा वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हैं, इसमें आप आईएएस पीसीएस से लिखने से अच्छा इसमें आप लिखिए कौन सा? डीएम कह सकते हैं, इसमें आपका एसडीएम वगैरह आते हैं, ठीक है। जो भी आपके अधिकारी होते हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। और अस्थायी कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है। इसे अस्थायी कार्यपालिका या नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अगर बात करें बच्चे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चे कौन सा? है ना, राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आप इसे कह सकते हैं भैया। आप इसी को बोल सकते हैं बच्चे कौन सा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसे बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका में आपकी क्या चीज आती है? इसमें आपका आता है मंत्री परिषद। इसमें आपकी क्या चीज आती है? इसमें हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आप इसे कह सकते हैं, मंत्री परिषद आप इसे कह सकते हैं। अब आपका यहां पर आपको पता है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आपने इतना लिख लिया तो आपको समझा देता हूं ये। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, है ना। अब मैं आपको समझा देता हूं भैया। मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को लेकर बात करूं, सरकार के अंगों को लेकर बात करूं, तो मैंने आपसे कहा सरकार के तीन अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब जो विधि निर्माण की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कानूनों को लागू करवाना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की बात कर रहे हैं, और यहां पर जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ये राइट और रॉन्ग क्या है उसके बारे में आपका ये संस्था बताती है। लेकिन ये लेजिस्लेटिव का काम जो है, ये कौन उस संगठन का नाम, उस बॉडी का नाम क्या है? तो उस बॉडी का नाम है जो लेजिस्लेटिव का काम करती है, उसका नाम बच्चे कौन सा? संसद या पार्लियामेंट आप इसे कह सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया? पार्लियामेंट कह सकते हैं। समझे बच्चे? तो यहां पर अभी ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट वगैरह विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो आपको आइडिया दे रहा हूं, अभी पढ़ाई शुरुआत नहीं की हमने, अभी आपको समझ विकसित कर रहा हूं थोड़ी सी कि क्या क्या चीजें हैं संविधान के अंदर। तो संसद, संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक आपका लोकसभा। फिर एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कार्यपालिका क्या काम करती है। कार्यपालिका की बात करें तो ये है क्या? कार्यपालिका है ये क्या चीज है? कार्यपालिका भाई है, यही नहीं पता होता। तो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका की बात करूं तो इसका काम है कानूनों को लागू करवाना, और इसे लागू करवाने के लिए दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक आपका जिसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, मतलब स्थायी कार्यपालिका, जिसमें आपका ब्यूरोक्रेसी आती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब डीएम, एसडीएम वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे, अस्थायी कार्यपालिका की बात करेंगे, तो यहां पर क्या चीजें आ जाएंगे बच्चे? इसमें आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आती है, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका जिसे बोलते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका मतलब कि भी जो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, तो ये भी डीएम, एसडीएम वगैरह भी कार्यपालिका है, और जो मंत्री है ये भी कार्यपालिका है। ये आपका स्थायी कार्यपालिका कहलाती है, ये आपका अस्थायी कार्यपालिका कहलाती है। ये मैंने आपको बता दिया। ये सब काम कैसे करेंगे वो तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका की बात करेंगे कि जो गलत और सही है उसका निर्णय लेने के लिए यहां पर एक न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सामान्यतः ये सारी चीजें।
तो सरकार के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं मैंने ये भी आपको यहां पर बता दिया। उम्मीद करूंगा आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये सारी चीजें आपने यहां पर लिख ली होंगी। ठीक है भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। सर जी आपने दिल छू लिया, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है। लव यू मेरे भाई, आपका प्यार है मित्र, ये आपका प्यार है। मैं अभी आपको पढ़ा कर रहा हूं, अभी तो आपको बेसिक समझ विकसित कर रहा हूं भैया। अभी तो मित्र मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया दोस्त, है ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक समझ विकसित कर रहा हूं, पढ़ाना तो मैं आपका नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगा। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है ना। पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत बार ये चीजें नहीं पढ़ पाते, ये चीजें नहीं पढ़ पाते कई बार, ये चीजें मैक्सिमम लोग मिस कर देते। तो मैं वो चीजें भी आपको बताना चाहता हूं, बस इतनी सी बात है दोस्त, है ना। तो मेरे भाई अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। अब मेरे भाई मैं आपसे यहां पर बात करूंगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपसे यहां पर बात करूंगा, या मेरे भाई संविधान को लेकर आपसे बात करूंगा दोस्त। अब मेरे भाई छोटी छोटी बातें हैं ये संविधान को लेकर भी, कि अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं संविधान को लेकर, अगर मैं आपसे बात करूं तो संविधान भी दो प्रकार का होता है दोस्त, है ना। संविधान भी दो प्रकार का होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, एक होता है भैया कौन सा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप बोलते हैं कौन सा भैया, इसे आप बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे कह सकते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। या जिसे आप बोलते हैं मेरे भाई कौन सा, जिसे आप बोलते हैं लिखित संविधान, इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया, इसे आप बोलते हैं मेरे बच्चे लिखित संविधान, आप इसे कहते हैं भैया कौन सा, लिखित संविधान आप इसे कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं लिखित संविधान की, और दूसरा संविधान का जो प्रकार आप यहां पर देखेंगे जिसे आप बोलेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे भाई आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं मेरे बच्चे, इसे आप कह सकते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसे कह सकते हैं ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं मेरे भाई अलिखित संविधान, आप इसे कह सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया, आप इसे बोल सकते हैं मेरे बच्चे अलिखित संविधान, आप इसे कह सकते हैं भैया अलिखित संविधान, मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं अलिखित संविधान। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे बात करूं लिखित और अलिखित संविधान के बारे में, अब आपको मैं अगर पूछूं बच्चे, सभी बच्चे एक बार आपका बताने की कोशिश करना, लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। सर जी सिलेबस कब तक पूरा होगा, लगभग आप ऐसे मान के चलिए 75 से 80 क्लास तक लग सकती है, 75 से 80 घंटे लगेंगे बच्चे, 75 से 80 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे, है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, अगर मैं, सर जी एक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बच्चे पॉलिटी का विद्यार्थी हूं, है ना, जीएस का विद्यार्थी हूं, यही मेरी क्वालिफिकेशन है ना। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। अभी आप पढ़ाई पे फोकस करिए। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा करूं, देखिए आपको ये बड़ी आसान सी बात लग रही होगी, है ना, कि जो लिख, आपको लग रहा हो शायद जो लिख दिया वो लिखित संविधान, जो नहीं लिखा हुआ लिखित संविधान, लेकिन ऐसा नहीं है ना, समझे भैया। तो यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं, इसका मतलब क्या, लिखित संविधान का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब विधियों को व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना, कंपाइल्ड कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं एक तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप याद रखेंगे, जब विधियों को, आप यहां पर याद रखें मेरे भाई, जब विधियों को, है ना, जब विधियों को, है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखकर, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखकर, या एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखकर कंपाइल्ड करके, एक तरीके से, है ना, व्यवस्थित तरीके से लिखकर, है ना, एक बुक का रूप दे दिया जाता है ना, समझे, एक बुक का रूप दे दिया जाता है ना, बुक का रूप दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है, दे दिया जाता है ना। तो ये क्या होगा भैया, ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको बता देता हूं, जैसे भारत का संविधान, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे भारत का संविधान है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, कुछ पेज खाली है, यहां पर एक पेज खाली है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सर जी डबल क्लास चल रही है, किसकी क्लास चल रही है डबल,
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ना और बेहतर समझाने के लिए, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूं ना मेरे भाई, चिंता क्यों करो आपको। हाँ भी एमटीएस वाले बच्चे बिल्कुल इस क्लास से पढ़ेंगे, एमटीएस वाले बच्चे भी इसी क्लास को अटेंड करेंगे। दूसरी किस चीज की क्लास चल रही भैया, दूसरी किस चीज की क्लास चल रही मुझे नहीं पता भैया, है ना। देखो दोस्त, मैंने कोई कानून लिखा, ध्यान से सुनना, है ना, समझे बच्चे, मैंने ये कोई कानून लिखा, संसद ने कोई कानून लिखा, ठीक है, और ध्यान से सुना, मैंने ये कोई कानून लिखा, लिखकर जो है रख दिया, फिर संसद ने एक और कानून लिखा कोई, लिखकर ये भी रख दिया, अलग जगह रख दिया, फिर ये कोई कानून लिखा, है ना, ये भी लिख दिया, ये कोई कानून लिखा, ये भी अलग रख दिया, ये हो गया अलिखित संविधान। ये क्या हो गया, अलिखित संविधान। ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया, अलिखित संविधान। अब यहां पर मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि अब हमने क्या किया, ये कानून लिखा, ये कानून लिखा, ये कानून लिखा, इन कानूनों को लिखकर फिर हमने ऐसे करके स्टेपल किया, स्टेपल करके किताब बना दी, ठीक है, ये हो गया लिखित संविधान। समझ गए इस बात को। जब हमने कानूनों को एक लिखकर एक किताब का रूप दे दिया तो वो लिखित संविधान कहलाया, जबकि हमने कानूनों को लिखकर, है ना, टुकड़ों में लिखा हुआ है, एक जगह उसे किताब का रूप नहीं दिया है, तो मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, इस सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, इसे बोलेंगे अलिखित संविधान, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, समझे मेरे भाई, समझे मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो आपसे कहता हूं बच्चे, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि अलिखित संविधान में भी आप इसे कह सकते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, है ना, है ना, लॉज लिखित होते हैं, मतलब रिटन होते हैं, लिखित होते हैं, लिखित होते हैं, लेकिन क्या होता है, टुकड़ों में बटे होते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से, है ना, किताब का रूप इन्हें नहीं दिया गया है ना, समझे भैया, लेकिन, है ना, लॉज को किताब का रूप नहीं दिया गया, किताब का रूप नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है ना, तो आप इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, है ना, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मैं इस बात को जानता हूं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपसे सवाल एग्जाम में हो सकता है ना पूछे जाए, हो सकता है आपको ना पूछे जाए, लेकिन ये आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, जिस संविधान को हम पढ़ने वाले, कि संविधान होता क्या है, राज्य क्या होता है ना, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, या संविधान कितने प्रकार का होता है, रिटन संविधान क्या होता है, अनरिटन संविधान क्या होता है, ये कम से कम पता तो हो हमें, है ना, ये पता तो हो हमें, समझे भैया मेरे बच्चे, ये हमें जानकारी तो हो। इस वजह से मैंने आपको ये यहां पर बताया हुआ है, क्योंकि आपको हो सकता है ये जानकारी पहले ना मिली हो, तो मैंने आपको यहां पर ये बता दिया, ठीक है भैया। अब बच्चे मैं आपसे बात करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। एक बच्चा लगातार कमेंट करे डबल क्लास चल रही है, अरे 4 भी क्लास चल रही भाई, तुझसे पूछा तो सही डबल कौन सी चल रही, यो बता भानु, कौन सी क्लास चल डबल है, और तेरी यो क्लास है डबल के 4 भी क्लास चल रही है भाई, एक चैनल पे, एक हमारे एप्लीकेशन पर अभी कम से कम 10-12 क्लास चल रही होंगी। तुम्हें उस बात से क्या मतलब, इस बैच में एक ही चल रही है, इस बैच में एक ही चल रही है। आपने 4 बैच खरीदे होंगे तो 4 चल रही होंगी, आपके पास 4 बैच होंगे तो 4 चल रही होंगी, इस बैच में केवल एक ही क्लास चल रही है, ठीक है, इस बात को समझिए। चलो आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे। अब मैं आपसे यहां पर बात करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब मैं आपसे यहां पर बात करूंगा भैया किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करूंगा, भारतीय संविधान को लेकर मेरे बच्चे। अब मैं आपसे यहां पर बात करूंगा भारतीय संविधान को लेकर। तो जब मैं आपसे यहां पर बात करूंगा भारतीय संविधान को लेकर, जब मेरे बच्चे मैं आपसे यहां पर बात करूंगा, है ना, भारतीय संविधान को लेकर, ठीक है भैया, समझे बच्चे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपसे बात करूंगा, इसका, है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर को लेकर, इसकी संरचना को लेकर अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो इसमें कुछ एक बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे इसमें इसका स्ट्रक्चर, 2 चीज आपको समझनी है कि 26 जनवरी 1950 को इसका स्ट्रक्चर क्या था।
आपको यहां पर देखना है कि बीएस के 26 जनवरी 1950 को लेकर इसका स्ट्रक्चर क्या था। एक बात आपको यहां पर यह समझनी है, और इसका वर्तमान में स्ट्रक्चर क्या है उस पर बात करनी है। इसका प्रेजेंट में जो इसका स्ट्रक्चर है, वर्तमान में जो इसका स्ट्रक्चर है उस पर बात करनी है ना, उस पर बात करनी है। तो भाई अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो मेरे बच्चे आप यहां पर याद रखेंगे, है ना, भारतीय संविधान को लेकर अगर बात करें तो उस समय पर देखा जाए तो भारतीय संविधान में पार्ट या भाग कितने थे? 22 भाग थे। अगर शेड्यूल को लेकर आपसे पूछा जाए, मतलब अनुसूची को लेकर आपसे पूछा जाए, शेड्यूल या मेरे भाई इसे आप अनुसूची लिख सकते हैं। अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची हुआ करती थी, 22 भाग हुआ करते थे। और अगर आर्टिकल्स को लेकर आपसे यहां पर चर्चा करें, आर्टिकल्स को लेकर या अनुच्छेद को लेकर आपसे यहां पर बात करें तो 395 आपके यहां पर आर्टिकल्स हुआ करते थे। ठीक है भैया, तो मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, पार्ट मतलब भाग 22, अनुसूची 8 और आर्टिकल्स कितना, अनुच्छेद कितने? 395। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे बात करूं बच्चे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे यहां पर चर्चा करें तो यहां पर क्या क्या चीज आपको समझनी होगी दोस्त। वर्तमान में अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, वर्तमान में मेरे भाई अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भैया वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, अगर आपसे भाग पूछा जाए भाग कितने हैं, तो भाग भैया आप याद रखें कितने हैं? 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अब आपके मन में चलेगा सर 25 कैसे हो गए, है ना, 25 कैसे हो गए? ठीक है, और अगर अनुसूची को लेकर आपसे बात करूं भैया, अगर अनुसूची को लेकर आपसे बात करूं भैया, अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है भैया? अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? ठीक है, अनुसूची मेरे भाई कितनी है? 12 अनुसूची है। कितनी भैया? 12 अनुसूची याद रखनी। और आर्टिकल्स को लेकर अगर मैं अब बात करूं बच्चे, तो आर्टिकल्स आप अभी भी 395 ही आप याद रखना। इसके जो ऐड किए गए है ना, प्लस आपका जो ऐड किए गए उस पर आपको बात नहीं करनी, क्योंकि उस पर सवाल बनता भी नहीं है। ठीक है, वो लगातार चेंज होते रहते हैं, जो भी आपके संशोधन होते रहे। तो 106 संशोधन आपके यहां पर हो चुके हैं, 106 संशोधन टोटल अब तक आपके यहां पर हो चुके हैं। मैं आपको बस इतना लिखवा देता हूं, कुल संशोधन को लेकर आपसे पूछा जाए, कुल संशोधन को लेकर आपसे यहां पर बात करें भैया कितने, तो 106 106 इसमें संशोधन अब तक आपके हो चुके। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं 22 से 25 भाग कैसे पहुंचे, तो आपको समझना बच्चे, पहले 22 भाग हुआ करते थे, 22 भाग हुआ करते थे। अब 22 भाग में क्या हुआ मेरे भाई, है ना, 22 भाग में आपका यहां पर क्या हुआ, है ना, एक भाग जो माइनस एक भाग जो है 7 भाग 7 हटा दिया गया, प्लस भाग 4a आपका यहां पर जोड़ा गया, प्लस मेरे भाई इसके बाद भाग 9a जोड़ा गया, प्लस मेरे भाई फिर आपका 9b जोड़ा गया, प्लस मेरे भाई एक भाग 14a जोड़ा गया। तो अगर आप देखेंगे कि भाग 22 हुआ करते थे, भाग 7 खत्म कर दिया और भाग ये 4 भाग जोड़े गए, 4a 9a 9b और 14a। इस तरीके से करके टोटल भाग की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। भाग की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। तो इसका मतलब भाग 23 के नाम से कोई भाग नहीं है, भाग 24 के नाम से कोई भाग नहीं है, भाग 25 के नाम से कोई भाग नहीं है। ये जो भाग जोड़े गए हैं ये 4a 9a 9b 14a इस नाम से जोड़ेंगे। इस वजह से देखने में लगता है कि 22 ही भाग हैं। अंतिम संख्या 22 है, लेकिन टोटल भाग देखा जाए तो 25 है ना। हाँ भैया, मैं माथे पे लिख के चलूंगा कि लाठी चार्ज की क्लास है, ये गंगोत्री और लाठी चार्ज की क्लास है। यार आपने बैच खरीदा है तो आप अपने बैच में जाकर भी देख सकते हैं। आंख के अंदर नाम नैनसु कूट दूंगा पकड़ के तुम्हें। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करो, इधर उधर की बातों पे नहीं, है ना। ठीक है, एक हमारा प्यारा बच्चा है जो कह रहा है सर हिंदी में बताओ। हाँ, पार्ट माने भाग होता है, ये तो इसकी हिंदी बड़ा मुश्किल है भाई। मैंने बच्चे जब आप मेरी क्लास में पढ़ें तो आंख कान दोनों से पढ़ना है, और दिमाग तो खैर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आंखों से आपको ये पार्ट शेड्यूल आर्टिकल दिख रहा है, कानों से आपको ये भी सुनाया होगा मैंने भाग बोला है, ये अनुसूची बोला है, ये अनुच्छेद बोला है। तो अगर आपको हिंदी में देखना था तो इसे हिंदी में मैंने अनुच्छेद बोला था, इसे मैंने अनुसूची बोला था। तो केवल आंखों का इस्तेमाल नहीं करना, कानों का। भगवान ने केवल आंखें नहीं दी आपको, ईश्वर ने आपको केवल आंखें नहीं दी, कान भी दिए हैं, इनका भी इस्तेमाल करना होता है। तो अगर मैंने ये पार्ट लिखा है तो हिंदी में बोला भी तो है भाग, तो भाग लिख लेता है भाई। शेड्यूल अगर इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में अनुसूची बोला भी तो है 2-3 बार, तो वो लिख लेता। आर्टिकल अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी में अनुच्छेद बोला है ना 5-6 बार, उसमें लिख देता।
चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हैं? समझे? ये बड़ी घनी अंग्रेजी लिख दी मैंने, ये ना आती तुझसे, पढ़ा मत लिए, कौन ही ऐसी मारो ना कमर में, पढ़ाई पे फोकस कर ले। इतनी बेसिक सी बात ना पता थे तो 5वीं क्लास में तूने ना पढ़ा या 10वीं क्लास में तूने ना पढ़ा तो इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं क्या? गधा आदमी। चलो, अनुसूची को लेकर मैं बात करूं बच्चे, तो शुरुआत में 8 अनुसूची हुआ करती थी। अब अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं भैया, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं तो और ऊपर से पता है कि उधर पार्ट लिखा तो इधर मैंने भाग लिखा है, इधर शेड्यूल लिखा है तो इधर अनुसूची लिखा है, यह भी दिख रहा है, पर आंख के अंधे नाम नैन सुख दिन नहीं दिखेगा तुझे। तो यहां पर बच्चे 8 तो पहले थी, 12 हो गई। तो यहां पर फिर एक फर्स्ट अमेंडमेंट होता है ना, पहला संशोधन होता है 1951 में। यहां पर बच्चे 9th शेड्यूल आपके यहां पर जोड़ी गई। कौन सा? 9th शेड्यूल आपके यहां पर जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको यहां पर आपको समझना है 52nd अमेंडमेंट, मतलब 52वां संविधान। हालांकि इसे विस्तार में आपको बताऊंगा, ये तो मैं फालतू में आपको लिखने लगा है ना। 1985 में संशोधन हुआ 52वां, इसके माध्यम से आपका 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची आपकी यहां पर जोड़ी गई। इसके बाद मेरे भाई आपका 73rd अमेंडमेंट होता है ना। कौन सा? 73rd अमेंडमेंट, मतलब 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसके माध्यम से बच्चे आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई या 11th शेड्यूल जोड़ी गई। इसके बाद बच्चे 74th अमेंडमेंट होता है या 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 ही से आप बोल सकते हैं। और ये आपका बच्चे इसके तहत 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची आपकी यहां पर जोड़ी जाती है, ये भी आपको पता हो। सर जी लाइव क्लास है? हाँ भैया लाइव क्लास है, ठीक है। एक कह रहा सर जी पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ? जो चल रहा है वो मत पढ़ लिए तू, जो चल रहा है तू वो मत पढ़ लिए, तू अभी पहले ये पढ़ ले पूर्ण रूप से। मुझे ऐसा लग रहा है तुझे गलती से जो है क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में आ गया। हेलो फरमाइश चल रही है यहाँ पे, हेलो फरमाइश चल रही है, सर ये बताओ, सर वो बताओ, हैं? पढ़ मत लिया, आज पहली क्लास है पहली क्लास है तो कूट नहीं रहा तुम्हें पकड़ के मैं। धीरे धीरे तुम ढल जाओगे ना, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे ना, मैं तुम्हें समझ जाऊंगा, तुम मुझे समझ जाओगे, फिर तुम्हारी कुटाई किया करूंगा पकड़ के। तो आर्टिकल बच्चे मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर अगर आपसे मैं बात करूं बच्चे कि भारतीय संविधान की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। शुरुआत में इसमें 22 भाग हुआ करते थे, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। अभी भाग 25 है, हालांकि अंतिम संख्या अभी भी 22 ही है। अनुसूची को लेकर बात करें, 12 अनुसूची हो चुकी है, ठीक है। इसे विस्तार से अनुसूची बताऊंगा आपको आगे चलकर, ये तो मैंने मोटा मोटा लिख दिया आपको। और अनुच्छेद आर्टिकल अभी भी अंतिम आर्टिकल आपका 395 ही है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अब यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपसे बात करते हैं, कुछ और बातें। अभी तो यहां पर बहुत सारी बातें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जिस पे अभी हमें बात करनी है ना। जैसे आपसे अभी हम बात करेंगे भारतीय संविधान को लेकर, आपसे चर्चा करें है ना। अभी और भी आगे आपसे बात करनी है भारतीय संविधान को लेकर। अगर आपने इतना लिख लिया तो, अगर मेरे बच्चे इतना आपने यहां पर लिख लिया है तो मैं आपसे यहां पर भारतीय संविधान को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर अभी बहुत सारी बातें हैं जिस पे अभी आपसे यहां पर मैं चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान को लेकर मेरे भाई अभी तो मैं बहुत सारी बातें आपसे यहां पर करने वाला हूं। अभी तो आज हम बिल्कुल इत्तु सी मुनिया सी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान को लेकर, तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान इसे कहते हैं, है ना। क्या हाल है सर? जी मित्र एकदम हालचाल बढ़िया है। भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, है ना। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आप इसे कह सकते हैं ना, लिखित संविधान आप इसे कह सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, आज रात को एक क्लास है ना, आज रात को एक क्लास है मेरे भाई, आज रात को एक क्लास है ना, जिसका एक पॉलिटी के मैराथन क्लास है। आप ना ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हरेंद्र सर ऑफिशियल के नाम से है, हरेंद्र सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में से ज्वाइन कर लेना। एक मैराथन क्लास ले रहा हूं आज रात को मैं 9 बजे, तो वहां पर इस क्लास का लिंक भेज दूंगा। मेरी सारी इंपोर्टेंट क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर देखने को मिलती है, तो इसे सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, हरेंद्र सर ऑफिशियल के नाम से है।
तो आप देखेंगे बच्चे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान को लेकर बात करूं बच्चे, है ना। हालांकि इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, अगर आपको कोई समस्या अपनी बतानी तो इंस्टाग्राम पर अपनी प्रॉब्लम आप यहां पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान मैंने आपको बता दिया। अब अगर दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो इसके निर्माण में कितना समय लगा, इसके अगर निर्माण में समय को लेकर आपसे देखा जाए, निर्माण में कितना समय लगा, निर्माण में कितना समय लगा भैया, इसके निर्माण में अगर समय को लेकर पूछा जाए कितना समय लगा, ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है, चलो फिर तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो निर्माण में कितना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन मेरे भाई, कितना, 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, आप इसे कह सकते, 18 दिन आपके यहां पर लगते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपके यहां पर लगते हैं, ये निर्माण में समय आपका टोटल यहां पर लगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया, है ना। हाँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करता हूं, करूंगा यार, देखो बहुत सारे मैसेज होते हैं, इस वजह से कर नहीं पाता हूं, क्षमा चाहता हूं, है ना। अब सोचो इतने सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो कई बार मैं नहीं कर पाता हूं, उसके लिए पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी रहता हूं कि सबको कई बार रिप्लाई नहीं दे पाता। मैं लाइव वगैरह आकर जो है कोशिश करता हूं और भी आपको रिप्लाई देने की, जल्दी मैं लाइव आऊंगा, चलो मैं कल पक्का इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, आप सबके सवाल लूंगा, ठीक है। और बताइए, तो अगर मैं बात करूं इस भारतीय संविधान को अगर आपसे पूछा जाए हस्तलिखित कब किया गया था ना, हस्तलिखित अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई इस भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, देखो भारत का जो संविधान है मेरे भाई इसे हाथ से लिखा गया था। समझ रहे मेरे भाई, इसे हाथ से लिखा गया था, और हाथ से लिखा इसे, तो आपको ये समझना है, मतलब प्रिंट नहीं किया गया था, हाथ से लिखा गया था। किसमें, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था शुरुआत में हाथ से। और बच्चे किसके द्वारा लिखा गया, तो यहां पर एक नाम याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा, ठीक है, नारायण रायजादा। इनकी भी एक बड़ी मजेदार सी कहानी, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, इन्होंने कहा शर्त रखी कि संविधान में नीचे की तरफ हर पेज पर मेरा नाम लिख देना बस, है ना, पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी सी राइटिंग में इनके द्वारा लिखा गया था। अब यहां पर मुद्दा, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया यार, इसका हिंदी रूपांतरण को लेकर पूछा जाए, या ना हिंदी में हस्तलिखित किसने किया, हिंदी रूपांतरण को लेकर आपसे पूछा जाए तो किसने लिखा हिंदी में, तो यह भी अच्छा सवाल है। अंग्रेजी में तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन एग्जामिनर बच्चे बहुत नालायक है, पता आपको, एग्जामिनर का लेवल दिन ब दिन और खतरनाक होता जाता है। एग्जामिनर का मान लेते हैं सुबह सुबह अर्धांगिनी से झगड़ा हो गया, वो गुस्से में है, अब आपसे सवाल पूछेगा, मुश्किल सवाल पूछेगा। मान लेते हैं अर्धांगिनी ने गुस्से में भाई सुबह सुबह नाश्ता नहीं दिया अगले व्यक्ति को, तो ऐसे में यह भी सवाल पूछ सकता है हिंदी रूपांतरण किसने किया, हिंदी में बच्चे इसे किसने लिखा, हस्तलिखित किया, तो वसंत कृष्ण वैद्य एक व्यक्ति है जिनका नाम है भैया क्या, वसंत कृष्ण वैद्य मेरे भाई याद रखेंगे, जिन्होंने हिंदी में लिखा है। अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, और दूसरा बच्चे हिंदी में किसने, तो किसने, वसंत कृष्ण वैद्य। एक और चीज आप यहां से याद रखेंगे, इसे ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा किसने सजाया, है ना। अगर मैं आपसे चर्चा को ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा सजाया किसने, ये तो हस्तलिखित को लेकर मैंने बात कर ली। अब अगर मैं बात पूछे ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय है ना, ज्यामितीय आकृतियों से सजावट, ज्यामितीय आकृतियों से सजावट का काम किसने किया, इस संविधान को सजाने का काम किसने किया, है ना। तो ये किसने सजाया मेरे भाई, ये भी सवाल आपसे यहां पर बन सकता है। कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि भाई इसे सजाने का काम किसने किया था, है ना, किसने सजाने का काम किया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हो। तो यहां पर बच्चे आप याद रखेंगे नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा, आप याद रखेंगे मेरे भाई, यहां से आप सब लोग याद रखना, नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा, है ना, क्या बोलेंगे भैया, राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने, ठीक है भैया, किसने मेरे भाई, शांति निकेतन के कलाकारों ने आप यहां पर याद रखेंगे, शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे सजाने का काम किया। तो मैंने आपको यहां पर ये बेसिक बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको बताने की कोशिश की भैया, बहुत छोटी छोटी सी बातें। अभी हमें बात करनी कि संविधान के निर्माण से पहले हमने कितने देशों के संविधान की स्टडी की, है ना,
तो बिल्कुल संविधान सभा के बारे में बहुत सारी बातें, आपका प्रियम्बल के बारे में, ये सारी चीजें अभी आपको समझनी है। अभी तो आपसे यहाँ पर ये भी समझेंगे जो प्रारूप समिति के द्वारा जो तैयार संविधान था उसमें कितने आर्टिकल थे, इन सब चीजों पर छोटी छोटी बातें अभी आपको देखनी है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको समझाई, बाकी कल से अपन प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो कई बार आप मिस कर जाते हैं वो मैंने आपको बताई है। ठीक है।